पति 3 साल बाद आर्मी ऑफिसर बनकर लौटा तो देखा पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही हैं। फिर जो हुआ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर की सुबह हमेशा की तरह धुंध से ढकी हुई थी। खेतों के ऊपर हल्की हल्की धूप उतर रही थी और कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। इसी गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। उस घर में रहता था सम्राट, एक साधारण सा युवक, जिसकी आंखों में साधारण सपने नहीं बल्कि कुछ बड़ा कर गुजरने की आग थी। सम्राट की उम्र लगभग 27 साल थी। रंग गेहुआ, चेहरे पर मेहनत की चमक और आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसके कपड़े भले ही साधारण होते थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मसम्मान झलकता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि ये लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसके इरादे बहुत बड़े हैं। सम्राट का बचपन भी संघर्षों से भरा रहा था। उसके पिता रामस्वरूप एक छोटे किसान थे, जिनके पास बस 2 बीघा जमीन थी और उसी जमीन पर पूरे परिवार का गुजारा चलता था। मां सावित्री एक सीधी सादी गृहिणी थी, जो दिन भर घर और खेत के कामों में लगी रहती थी। घर में सम्राट का एक बड़ा भाई भी था, महेश। महेश का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा अलग था। जहां सम्राट शांत और मेहनती था, वहीं महेश थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का था। लेकिन उस समय तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई थी। गांव की जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी और इसी बीच एक दिन सम्राट की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उस लड़की का नाम था राधिका। राधिका पास के ही गांव की रहने वाली थी। उसका स्वभाव इतना सरल और मधुर था कि जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर सादगी और बातों में अपनापन, राधिका की यही पहचान थी। जब सम्राट की शादी राधिका से हुई तो पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि भगवान ने सच में बहुत सुंदर जोड़ी बनाई है। शादी के बाद जब राधिका पहली बार उस छोटे से घर में आई तो उसने चारों तरफ देखा। टूटी दीवारें, पुराना फर्नीचर, रसोई में मुश्किल से कुछ बर्तन, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा था, घर छोटा हो सकता है सम्राट, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। सम्राट उस दिन बस उसे देखता रह गया था। शायद उसी पल उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा साथी आ चुका है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद एक शाम दोनों घर के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर खेतों में काम खत्म करके लौटते लोगों की आवाजें आ रही थी। उसी समय सम्राट ने धीरे से कहा था, राधिका, एक बात कहूं? राधिका मुस्कुराई। आपको कब से मुझसे इजाजत लेने की जरूरत पड़ने लगी? सम्राट ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरा एक सपना है, मैं सेना में जाना चाहता हूं। सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि अधिकारी बनना चाहता हूं, ताकि एक दिन इस गांव का नाम रोशन कर सकूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। लेकिन राधिका ने पूछा। सम्राट ने गहरी सांस ली, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं शहर जाकर तैयारी कर सकूं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सम्राट को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना बोल दिया, लेकिन तभी राधिका धीरे से उठी और अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने वो डिब्बा सम्राट के सामने खोल दिया। उसमें उसकी शादी के गहने रखे थे। सम्राट हैरान रह गया। ये क्या है? उसने पूछा। राधिका ने बहुत शांति से कहा, ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेच दीजिए और शहर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सम्राट जैसे पत्थर का बन गया। राधिका, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। राधिका मुस्कुराई। नहीं सम्राट, मेरी सबसे बड़ी पूंजी आप है।
अगर आपका सपना पूरा हो गया तो इससे बड़ा गहना मेरे लिए कोई नहीं होगा। उस रात सम्राट बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। राधिका के हाथों में वो छोटा सा डिब्बा और उसके चेहरे पर अटूट विश्वास। अगले ही दिन सम्राट शहर जाने की तैयारी करने लगा। गांव से शहर तक की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल की दूरी बहुत बड़ी लग रही थी। जब वो जाने लगा तो राधिका ने उसके हाथ में एक कपड़ा बांधा हुआ छोटा सा पोटला दिया। इसमें क्या है? सम्राट ने पूछा। राधिका बोली, थोड़ा सा खाना है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हार मत मानना। सम्राट ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ विश्वास था, ऐसा विश्वास जो किसी इंसान को पहाड़ से भी टकराने की ताकत दे सकता था। सम्राट शहर चला गया और उसकी जिंदगी एक नई लड़ाई में बदल गई। दिन भर कोचिंग, रात भर पढ़ाई, कभी कभी तो खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन हर बार जब वो थक कर बैठता, उसे राधिका का चेहरा याद आ जाता और वो फिर से उठ खड़ा होता। उधर गांव में राधिका भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, खेतों में मदद करती और फिर शाम को घर लौटकर सम्राट के लिए भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन किस्मत शायद अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। एक रात अचानक सम्राट के घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। उसी रात सम्राट के माता पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर की सुविधा नहीं थी और अस्पताल बहुत दूर था। जब तक उन्हें शहर ले जाने की कोशिश की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होते होते सम्राट के माँ बाप इस दुनिया को छोड़ चुके थे। ये खबर जब शहर में सम्राट तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव लौट आया। घर के आंगन में जब उसने अपने माता पिता की अर्थी देखी तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। राधिका उसके पास खड़ी थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में भी ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस दिन के बाद घर की जिम्मेदारी बड़े भाई महेश के हाथ में आ गई। शुरू में तो सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे महेश और उसकी पत्नी कमला का असली स्वभाव सामने आने लगा। उनकी नजर अब उस जमीन पर थी जो सम्राट के हिस्से में भी आती थी, और उन्हें लगता था कि जब तक राधिका घर में है तब तक उस जमीन पर उनका पूरा कब्जा नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ताने, अपमान और कटाक्ष राधिका की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन राधिका चुप रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि एक दिन सम्राट जरूर लौटेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होगा। सम्राट के माता पिता की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस घर के आंगन में रिश्तों की गर्मी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जिस घर में कभी सुबह की शुरुआत मां सावित्री की आवाज से होती थी, वहां अब अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। सम्राट कुछ दिनों तक गांव में रहा, लेकिन उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग का सपना अधूरा था। उसे वापस शहर जाना ही था। एक शाम वो आंगन में बैठा था और सामने राधिका चुपचाप चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। सम्राट धीरे से उसके पास आया और बोला, राधिका, मुझे फिर से शहर जाना होगा, तैयारी अधूरी है। राधिका ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। आपको रुकने के लिए मैंने कभी कहा है क्या? सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब घर में मां बाबूजी भी नहीं है और मुझे तुम्हें यहां अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। राधिका ने चूल्हे की आग धीमी करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। और फिर भैया भाभी तो है ही। सम्राट को उसकी ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वो भरोसा करके जा रहा है
वही लोग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश रचने वाले हैं। अगले दिन सुबह सम्राट शहर के लिए निकल गया। जाते समय उसने आखिरी बार मुड़कर घर की तरफ देखा था। दरवाजे पर खड़ी राधिका उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर वही भरोसे वाली मुस्कान थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए सम्राट ने मन ही मन कहा था, मैं जल्दी लौटूंगा राधिका, और उस दिन तुम्हारी हर परेशानी खत्म कर दूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सम्राट के शहर जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। महेश और उसकी पत्नी कमला अब खुलकर अपना असली रंग दिखाने लगे थे। पहले जहां वे राधिका से सामान्य व्यवहार करते थे, अब उनकी बातों में ताने और अपमान साफ झलकने लगे थे। एक दिन सुबह राधिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी कमला वहां आई और तेज आवाज में बोली, अरे बहू, जरा जल्दी हाथ चला। यहां कोई तेरे मायके का घर नहीं है कि आराम से काम करेगी। राधिका ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, जी भाभी। कमला ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और बोली, और सुन, अब से खेत का काम भी तू ही करेगी। आखिर घर में खाती भी तो तू ही है। राधिका ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिला दिया। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे महेश और कमला की असली योजना सामने आने लगी। एक रात जब राधिका अपने कमरे में थी, तभी उसने आंगन में महेश और कमला की धीमी आवाजें सुनी। कमला कह रही थी, सुनो जी, अगर सम्राट वापस आ गया तो जमीन का आधा हिस्सा तो उसे देना ही पड़ेगा। महेश ने हंसते हुए कहा, वापस आएगा ही क्यों, 3 साल शहर में रहेगा, कौन जानता है जिंदा भी रहेगा या नहीं। कमला बोली, लेकिन राधिका तो यही है, जब तक ये घर में है तब तक जमीन पर पूरा कब्जा कैसे होगा। महेश कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, इसका भी इंतजाम हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त आने दो। कमरे के अंदर बैठी राधिका को उनकी बातों का पूरा मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर जरूर बैठ गया। अगले कुछ दिनों में महेश और कमला का व्यवहार और कठोर हो गया। वे हर छोटी छोटी बात पर राधिका को डांटते, ताने देते और कभी कभी तो खाना तक ठीक से नहीं देते थे। लेकिन राधिका फिर भी सब कुछ सहती रही। उसे बस एक ही उम्मीद थी, सम्राट का सपना। वो अक्सर रात को आकाश की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, बस सम्राट की मेहनत रंग ला दे, उसके सपने पूरे कर देना, बाकी सब मैं सह लूंगी। लेकिन महेश और कमला की साजिश अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। एक दिन गांव के पटवारी और 2-3 अजनबी लोग घर आए। राधिका उस समय रसोई में थी। उसने देखा कि महेश उन लोगों के साथ बैठकर कुछ कागजों पर बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद कमला अंदर आई और राधिका से बोली, अरे बहू, जरा बाहर आना, कुछ कागजों पर साइन करने हैं। राधिका हैरान हुई, किस बात के कागज? कमला ने तीखी नजरों से देखा, इतना सवाल क्यों करती है, जो कहा जा रहा है वही कर। राधिका बाहर आई तो उसने देखा कि महेश के हाथ में कुछ कागज थे। महेश ने मीठी आवाज में कहा, देख बहन, ये जमीन के कागज है, बस औपचारिकता है, साइन कर दे। राधिका को कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, लेकिन इसमें लिखा क्या है? ये सुनते ही महेश का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से बोला, तू मुझसे सवाल करेगी? मैं तेरा बड़ा हूं, जो कह रहा हूं वही कर। राधिका घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी कागज हाथ में लेकर पढ़ने की कोशिश की। तभी कमला चिल्ला उठी, बहुत अकड़ आ गई है इसमें, लगता है अपने पति की जमीन पर हक जमाने का सपना देख रही है। यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ये सब सम्राट का है, मैं तो बस उसकी जिम्मेदारी संभाल रही हूं। लेकिन महेश और कमला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन के बाद उन्होंने खुलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी खाना नहीं देना, कभी बेवजह डांटना, कभी काम का बोझ बढ़ा देना।
राधिका की जिंदगी धीरे धीरे एक कैद बनती जा रही थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में गायों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। तभी महेश गुस्से में घर आया और जोर से चिल्लाया, राधिका, बाहर निकल। राधिका डरते डरते बाहर आई। महेश ने गुस्से में कहा, आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा यहां से। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, भैया, ये मेरा भी घर है, सम्राट का घर है, मैं कहां जाऊंगी? कमला हंसते हुए बोली, जहां जाना है जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। और अगले ही पल महेश ने उसका सामान उठाकर आंगन से बाहर फेंक दिया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ ही मिनटों में राधिका उस घर के बाहर खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग, आंखों में आंसू और सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन यही रास्ता आगे चलकर उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाने वाला था जहां 3 साल बाद उसी रास्ते पर किस्मत उसे फिर से सम्राट के सामने खड़ा कर देगी, लेकिन उस रूप में जिसे देखकर सम्राट का दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। गांव की उस कच्ची सड़क पर उस शाम राधिका बहुत देर तक खड़ी रही। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा था। उसके हाथ में बस एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके 2 जोड़ी कपड़े और सम्राट की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। वही तस्वीर जिसे वो अक्सर रात को देखकर अपने दिल को दिलासा देती थी। घर से निकाले जाने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायका बहुत दूर था और वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। ऊपर से महेश ने गांव में पहले ही ये अफवाह फैला दी थी कि राधिका खुद ही घर छोड़कर चली गई है। इसलिए जब राधिका ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगने की कोशिश की तो सबने मुंह फेर लिया। रात गहराती जा रही थी और हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। आखिरकार राधिका ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उस सड़क पर चलना शुरू कर दिया जो गांव से शहर की तरफ जाती थी। उसके हर कदम में दर्द था, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद शहर में कोई काम मिल जाए और वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। कई घंटों तक चलने के बाद उसे सड़क पर एक ट्रक दिखा जो शहर की तरफ जा रहा था। ड्राइवर ने जब सड़क किनारे अकेली खड़ी उस लड़की को देखा तो उसने ट्रक रोक दिया। कहां जाना है बहन? उसने पूछा। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, शहर। अगर आप छोड़ दे तो। ड्राइवर ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, बैठ जाओ, वैसे भी मैं शहर ही जा रहा हूं। उस रात ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ती रहीं और राधिका चुपचाप सीट के कोने में बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस अनगिनत सवाल थे। उसे बार बार सम्राट का चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रही थी, अगर सम्राट इस समय उसके पास होता तो शायद उसकी जिंदगी इतनी कठिन नहीं होती। लेकिन उसे ये भी पता था कि सम्राट अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है और वो किसी भी हालत में उसके रास्ते में नहीं आना चाहती थी। कई घंटों के सफर के बाद सुबह होते होते ट्रक शहर पहुंच गया। शहर की भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी राधिका के लिए बिल्कुल नई थी। उसने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और सैकड़ों अनजान चेहरे। उस भीड़ में वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। ट्रक ड्राइवर ने उसे रेलवे स्टेशन के पास उतार दिया और कहा, अगर काम ढूंढना है तो स्टेशन के आसपास मिल जाता है, लोग सामान उठाने या सफाई के लिए रख लेते हैं। राधिका ने उसे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। रेलवे स्टेशन का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हर पल भीड़ उमड़ती रहती थी।
कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था, कोई उतर कर अपने घर की तरफ जा रहा था, कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। उस भीड़ में राधिका भी एक उम्मीद लेकर खड़ी थी। उसने कई लोगों से काम मांगा। किसी से कहा कि वो सफाई कर सकती है, किसी से कहा कि वो खाना बना सकती है, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, काम नहीं है। दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए। भूख अब उसके शरीर को तोड़ने लगी थी। एक शाम वो स्टेशन के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी और पेट में तेज जलन हो रही थी। तभी उसने देखा कि पास में बैठी एक बूढ़ी औरत लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांग रही थी। पहले तो राधिका ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि लोग उस बूढ़ी औरत को पैसे दे रहे हैं और वो उन्हीं पैसों से खाना खरीद रही है। राधिका के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, क्या वो भी ऐसा कर सकती है? नहीं, ये उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। लेकिन पेट की भूख और जिंदगी की मजबूरी अक्सर इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस रात राधिका स्टेशन के एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो भगवान से बस एक ही सवाल पूछती रही, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी इतनी कठिन हो गई? अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें प्लेटफॉर्म पर पड़ी तो राधिका की आंखें सूज चुकी थी। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। आखिरकार उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और पहली बार किसी के सामने कहा, कुछ दे दीजिए, भूखी हूं। वो पल उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने अपने हाथ वापस नहीं खींचे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए। उस दिन उसने उन्हीं पैसों से खाना खरीदा और कई दिनों बाद उसका पेट भरा। लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वो अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक सीमित हो गई। अब लोग उसे उसी रूप में पहचानने लगे थे, एक भिखारन के रूप में। लेकिन उस फटे हुए दुपट्टे और धूल भरे चेहरे के पीछे एक ऐसी औरत छुपी थी जिसने अपने पति के सपने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उधर शहर के दूसरे कोने में सम्राट अपनी जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजर रहा था। सुबह 4 बजे उठना, घंटों दौड़ना, हथियारों की ट्रेनिंग, अनुशासन की सख्त जिंदगी, ये सब आसान नहीं था। कई बार उसका शरीर जवाब दे देता था, लेकिन हर बार जब वो हार मानने के बारे में सोचता तो उसे राधिका की मुस्कान याद आ जाती। वही मुस्कान उसे फिर से खड़ा कर देती। 3 साल की कठोर मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सम्राट को इंतजार था। परेड ग्राउंड में जब उसका नाम पुकारा गया और उसके कंधों पर अधिकारी के सितारे लगाए गए तो उसकी आंखें भर आईं। उस पल उसे सबसे ज्यादा याद आई तो वह थी राधिका, जिसने उसके सपने को अपना सपना बना लिया था। कुछ दिनों बाद सम्राट को उसकी पहली पोस्टिंग का आदेश मिला। उसे ट्रेन से अपने नए शहर जाना था। वो बेहद खुश था क्योंकि रास्ते में वह अपने गांव भी जाने वाला था, जहां 3 साल बाद वो अपनी पत्नी को ये खुशखबरी देने वाला था कि उसका सपना सच हो गया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी सफर के दौरान किस्मत उसे एक ऐसा दृश्य दिखाने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि जिस रेलवे स्टेशन पर उसकी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकने वाली थी, उसी स्टेशन के एक कोने में, फटे कपड़ों में, धूल भरे चेहरे के साथ, उसकी पत्नी राधिका पिछले 3 साल से भीख मांग रही थी। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद जब सम्राट के कंधों पर भारतीय सेना के अधिकारी के सितारे चमक रहे थे, तब उसके दिल में सबसे पहला ख्याल सिर्फ एक ही इंसान का आया था, राधिका। वही राधिका जिसने अपने गहने बेचकर
उसके सपनों को उड़ान दी थी, जिसने हर मुश्किल में उसका हौसला बढ़ाया था। परेड ग्राउंड में जब उसने पहली बार आईने में खुद को वर्दी में देखा था, तो उसकी आंखें भर आई थी। उसे लगा जैसे आज अगर राधिका उसके सामने होती तो वो खुशी से रो पड़ती। ट्रेनिंग खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद उसे पहली पोस्टिंग का आदेश मिला। उसे दूसरे शहर जाना था और उसी रास्ते में वह रेलवे स्टेशन भी पड़ता था, जहां से उसके गांव के लिए ट्रेन मिलती थी। सम्राट ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि पोस्टिंग पर जाने से पहले वो गांव जरूर जाएगा और राधिका को अपनी सफलता की खबर देगा। उसने सोचा था कि जब वो अचानक घर के दरवाजे पर सेना की वर्दी पहनकर खड़ा होगा तो राधिका की आंखों में कैसी चमक आ जाएगी। शायद वो खुशी से रो पड़ेगी, शायद वो गर्व से उसे देखेगी, शायद वो वही कहेगी जो 3 साल पहले उसने कहा था, मुझे पता था आप जरूर सफल होंगे। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर दौड़ रही थी और सम्राट खिड़की के पास बैठा बाहर के बदलते दृश्य देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। वो बार बार अपने कंधों पर लगे सितारों को देखता और मुस्कुरा देता। 3 साल पहले जिस लड़के को लोग गांव में निकम्मा कहते थे, आज वही लड़का भारतीय सेना का अधिकारी बन चुका था। ट्रेन अचानक धीमी होने लगी। कुछ ही पलों में वो एक बड़े रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई उतरकर जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जा रहा था। सम्राट ने सोचा कि ट्रेन यहां कुछ देर रुकेगी तो वो नीचे उतरकर चाय पी ले। वो धीरे धीरे ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पड़ी। वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े बेहद पुराने और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। वो आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ फैलाकर कुछ मांग रही थी। सम्राट ने पहले उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रेलवे स्टेशन पर ऐसे दृश्य आम होते हैं, लेकिन तभी अचानक उस औरत ने सिर उठाया और उसी पल सम्राट के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस औरत के चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। वो कुछ पल वही खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे उसके कदम उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। लेकिन अगले ही पल जब वो उस औरत के बिल्कुल सामने पहुंचा और उसने उसका चेहरा साफ देखा, तो उसकी सांस जैसे रुक गई। वो औरत कोई और नहीं, उसकी पत्नी राधिका थी। वही राधिका जिसने उसके सपनों के लिए अपने गहने बेच दिए थे। वही राधिका जिसने उसे शहर जाने के लिए हौसला दिया था। वही राधिका जो 3 साल पहले उसे मुस्कुराकर विदा कर रही थी। लेकिन आज वो उसके सामने एक भिखारन के रूप में बैठी थी। सम्राट के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। उधर राधिका अभी तक उसे पहचान नहीं पाई थी। वो बस आदत के मुताबिक सामने खड़े आदमी की तरफ हाथ बढ़ाकर धीमी आवाज में बोली, कुछ दे दीजिए साहब, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। ये सुनते ही सम्राट का दिल जैसे चीर गया। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए वो 3 साल से तरस रहा था। लेकिन आज वही आवाज उससे भीख मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका। ये नाम सुनते ही राधिका के हाथ वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा जवान आदमी खड़ा था, जिसके शरीर पर सेना की वर्दी थी और कंधों पर चमकते हुए सितारे लगे थे। लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजर उस चेहरे पर टिक गई, तो उसकी आंखें फैल गई। उसके होंठ कांपने लगे। सम्राट। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई।
अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो घबराकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। सम्राट अभी भी वही खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, हैरानी और गुस्से का तूफान था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब क्या है राधिका? तुम इस हालत में यहां कैसे? राधिका कुछ बोल नहीं पाई। वो बस रोती रही। उसके आंसू जमीन पर गिरते जा रहे थे। आसपास खड़े कुछ लोग ये दृश्य देखकर रुक गए थे। एक आर्मी ऑफिसर और एक भिखारन के बीच हो रही ये मुलाकात सभी को अजीब लग रही थी। कुछ पल बाद राधिका ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने आंसू पोंछे और सिर झुका लिया। वो सम्राट की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सम्राट ने फिर पूछा, राधिका, बताओ, ये सब कैसे हुआ? राधिका की सांसें तेज हो रही थी। 3 साल का दर्द उसके दिल में जमा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करे। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जब आप शहर गए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनते ही सम्राट की आंखों में आग सी जल उठी। क्या? उसने गुस्से में कहा। राधिका रोते हुए बोली, उन्होंने कहा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे और सारी जमीन अपने नाम कर ली। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सम्राट की मुट्ठियां कस गई। उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा था। लेकिन राधिका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, मैं शहर आ गई। सोचा कोई काम मिल जाएगा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए और वो आगे नहीं बोल पाई। उसके आंसू फिर से बहने लगे। बाकी की कहानी सम्राट समझ चुका था। उसके सामने खड़ी वो औरत सिर्फ एक भिखारन नहीं थी। वो उसकी पत्नी थी, उसका गर्व थी। वो इंसान जिसने उसके सपनों के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। सम्राट के दिल में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन उसी पल उसके अंदर एक और भावना जाग उठी, न्याय की। उसने राधिका के आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब और एक आंसू नहीं राधिका, बहुत सह लिया तुमने। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें इस हालत में रखने की। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। उस पल राधिका ने पहली बार अपने पति की आंखों में वो ताकत देखी जो एक आर्मी ऑफिसर में होती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब सम्राट क्या करने वाला है, क्योंकि अगला कदम ऐसा होने वाला था जो महेश और कमला की पूरी दुनिया हिला देगा। रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पर खड़े सम्राट की आंखों में अब सिर्फ एक ही भावना थी, न्याय की। उसके सामने खड़ी राधिका की हालत ने उसके दिल को अंदर तक झकझोर दिया था। जिस लड़की ने उसके सपनों के लिए अपने गहने बेच दिए थे, जिसने उसे हर मुश्किल में हौसला दिया था, आज वही लड़की फटे कपड़ों में भीख मांगने को मजबूर थी। सम्राट के लिए यह सिर्फ दर्द की बात नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान पर भी चोट थी। उसने धीरे से राधिका का हाथ थाम लिया। 3 साल बाद वो पहली बार अपने पति का स्पर्श महसूस कर रही थी। उस स्पर्श में वही पुराना अपनापन था, वही भरोसा था, वही सुरक्षा का एहसास था। राधिका की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ राहत भी थी। सम्राट ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा राधिका, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि राधिका को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। सम्राट ने तुरंत अपने साथियों को फोन किया जो उसी ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में 2 आर्मी जवान वहां आ गए। उन्होंने जैसे ही सम्राट को उस हालत में खड़ी राधिका के साथ देखा तो उनकी आंखों में भी हैरानी झलकने लगी। सम्राट ने उनसे कहा, ये मेरी पत्नी है, अभी हमें गांव जाना है। जवानों ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही देर में सम्राट ने स्टेशन के पास से नए कपड़े खरीदे और राधिका को दिए। वो उसे स्टेशन के वॉशरूम तक लेकर गया और कहा, पहले ये कपड़े बदल लो,
अब तुम्हें इस हालत में कोई नहीं देखेगा। राधिका ने कांपते हाथों से कपड़े लिए और अंदर चली गई। जब वो कुछ देर बाद बाहर आई तो उसका चेहरा भले ही अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में फिर से एक हल्की सी चमक लौट आई थी। सम्राट ने उसे देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि 3 साल बाद भी उसकी राधिका उसके सामने खड़ी थी। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। पूरे रास्ते सम्राट चुप था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। महेश और कमला ने जो किया है उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। उधर राधिका भी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले तक वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रही थी और अब अपने पति के साथ सम्मान के साथ बैठी है। कुछ ही घंटों में ट्रेन गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुंच गई। जब सम्राट सेना की वर्दी में प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो वहां खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि रामस्वरूप का छोटा बेटा सम्राट अब आर्मी ऑफिसर बनकर लौटा है। जब सम्राट अपने घर के सामने पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लग चुकी थी। महेश और कमला भी आंगन में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सम्राट को सेना की वर्दी में देखा तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने सम्राट के पीछे खड़ी राधिका को देखा। वो बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। महेश कुछ पल के लिए हकलाने लगा, अरे सम्राट, तू आ गया। सम्राट ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था। वो धीरे धीरे आंगन में आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, भैया, मुझे पता चल गया है कि मेरे पीछे आपने क्या किया। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, तू गलत समझ रहा है। लेकिन सम्राट ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गलतफहमी नहीं है, सच्चाई है। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। सम्राट ने गांव के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, जिस औरत ने मेरे सपनों के लिए अपने गहने बेच दिए, उसी औरत को इन लोगों ने घर से निकाल दिया, उसकी जमीन हड़प ली और उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें याद आ गया कि जब राधिका को घर से निकाला गया था तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। सम्राट ने तुरंत गांव के प्रधान और पटवारी को बुलाया। उसके पास अब सेना के अधिकारी की ताकत और कानून की समझ दोनों थी। थोड़ी ही देर में जमीन के कागज सामने आ गए और सच्चाई सबके सामने आ गई। महेश ने धोखे से सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। जब यह बात साबित हो गई तो प्रधान ने तुरंत फैसला सुनाया कि जमीन का पूरा हिस्सा वापस सम्राट और राधिका को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गांव वालों के सामने महेश और कमला को अपनी गलती माननी पड़ी। उस दिन पहली बार राधिका ने महसूस किया कि उसका सम्मान वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब सम्राट ने सबके सामने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, अगर आज मैं इस वर्दी में खड़ा हूं तो सिर्फ इसकी वजह से। इसने मेरे सपनों के लिए अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज है कि मैं इसे वो सम्मान दूं जिसकी ये हकदार है। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उस दिन के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। जिस राधिका को कभी लोग बेबस समझकर नजरअंदाज कर देते थे, आज वही राधिका पूरे गांव के लिए सम्मान की मिसाल बन गई थी। और सम्राट, वो अब सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं था, वो एक ऐसा पति भी था जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हालात से हार नहीं मानता। जिंदगी ने उन्हें बहुत परखा था, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए था, सम्मान, विश्वास और प्यार की जीत। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।